आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दी प्रॉब्लम। ये दी प्रॉब्लम क्या है, इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा बहुत हम लोग अपने पिछले क्लासों में अभी तक क्या पढ़े हैं उसको हम लोग रिवीजन करना चाहेंगे। देखो, हम लोग रिवीजन, आपका रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ना ताकि हर एक पॉइंट को आप आपस में कनेक्ट करते चले, है ना। हर पॉइंट इसमें आपस में जुड़ा हुआ है, हर पॉइंट जुड़ा हुआ है। टॉपिक भले ही अलग अलग आपको यहाँ पे दिखेगा, है भी टॉपिक अलग अलग भी है, लेकिन टॉपिक का जो कंटेंट है, हर एक कंटेंट आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं, दोबारा हम लोग फिर आ जाएंगे अपने दी प्रॉब्लम टॉपिक पे, है ना। फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग तुरंत एकदम। चलिए, तो सबसे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या बना दिया था? दीवान बना दिया था। यानी कि मुगल एम्पायर ने अंग्रेजों को कह दिया था कि अंग्रेज साहब, अब जो है आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो भी ज़मीन है किसानों के पास, उन ज़मीन से जो भी टैक्स आएगा वो सारा टैक्स का पैसा आप रख लीजिए, है ना। ये सारा अधिकार किसको मिल चुका था? अंग्रेजों को मिल चुका था। किसके तहत? दीवानी राइट के तहत। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि दीवानी राइट के तहत अंग्रेजों के पास पैसा का कोई कमी था ही नहीं, है ना। जितना पैसा आता था सारा का सारा पैसा वो अपने झोली में डाल लेता था, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। तो पैसे का कमी कभी भी इसके पास हुआ भी नहीं। ठीक है, अब वो जो पैसा उसके पास आया, उस पैसे का वो क्या बन चुका था? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कि उस पैसे का क्या करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, इससे कोई उसका सवाल लेने वाला नहीं था। वो खुद का मालिक था, है ना। किसी को जवाब देगा भी नहीं, क्योंकि पैसे का खुद मालिक है वो, है ना। तो ये पूरा का पूरा वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लैंड को कैसे डिफाइन करना है, किससे कितना टैक्स लेना है, किससे टैक्स नहीं लेना है ना, कम लेना है, बेसी लेना है, ये सारा का सारा डिसीजन अंग्रेजों के पास ही था। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये भी पढ़ा था, कहाँ गया हमारा वो वाला पॉइंट? हाँ, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अंग्रेज जो भी पैसे का खर्चा करता था वो अपने पॉकेट से एक भी रुपया लगाता नहीं था। जो भी उसको खरीदना है, जो भी चीज़ उसको लेन देन करना है किसी भी कंट्री से, या फिर कोई नया चीज़ खरीदना है, बेचना है, हर एक चीज़ों में पैसा वो कभी भी अपना नहीं लगाता था। वो सारा का सारा पैसा हमसे जो टैक्स लिया गया था उसी पैसे को वो दोबारा यूज कर लेता था, है ना। एक शॉर्ट रिविजन हम लोग फटाफट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कहाँ गया हमारा? द कंपनी वाज एन एलियन पावर। हाँ, एलियन पावर हमने पढ़ा था। कंपनी जो था एक एलियन पावर था, मतलब कि कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बारे में उतना जानकारी अभी नहीं था, है ना। कि भारत में कैसे किसान के लोग रहते हैं, कैसे अपने खेती बाड़ी को करते हैं, है ना, टैक्स लेने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये उनको उतना मालूम नहीं था। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो पहले के राजा लोग थे उनको भी रहने दिया, उनको मारा या फिर हटाया नहीं, पूरी तरीके से कहा कि राजा साहब आप रहिए, क्योंकि हमको ना आपसे बहुत कुछ सीखना है ना। तो आप पहले कैसे अपने देश को चलाते थे, कैसे आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा को चलाते थे, वो तरीका हमको बताइए, ताकि हम भी लोगों के साथ घुल मिल सके, लोगों के साथ अपना बात रख सके, उससे टैक्स कलेक्ट कर सके, है ना। तो आप हमको बताइए। अच्छा, यहाँ पे ज़रा एक बात बताइए, हम लोग ज़रा सोच के आप लोग बताएंगे कि जो मुगल एम्पायर थे पहले, क्या वो लोगों से टैक्स नहीं लेते थे? क्या लेते थे? क्योंकि देखो भाई, राजा है तो राजा तो ऐसा नहीं है कि राजा को भगवान से वरदान मिला हुआ है कि राजा साहब आप राज कीजिए, पैसा हम आपको देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो राजा के पास भी जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? जनता के पास से ही आएगा ना, टैक्स के रूप में ही आएगा। तो राजा लोगों को रहने दिया, कहा कि हम आपको हटाएंगे नहीं, हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप भी अपना चुपचाप शांति तरीके से रहिए। बस जो तरीका आपका रूल करने का था ना, वो तरीका हमको बता दीजिए, है ना। तो उसको पूरी तरीके से हटाया नहीं क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखना था अंग्रेजों को। यहाँ तक में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रेवेन्यू फॉर द कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसे आता था, है ना। और हमने ये भी इस टॉपिक में हमने ये भी कहा था कि इनके पास इतना सारा पैसा हो चुका था और ये इतना पैसा कलेक्ट करता था टैक्स के रूप में कि ये ना भी कमाए ना तो इसका ज़िंदगी आराम से चल सकता है। लेकिन ये निकला बड़ा लालची, है ना। इसके पास पैसा होने के साथ साथ ये क्या करता था? ट्रेड को और बढ़ाना चाहता था। इनका कहना था कि जो फालतू का पैसा आ रहा है हमारा टैक्स के रूप में, वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा क्यों ना फालतू के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ ट्रेड कर लिया जाए, है ना।
तो ये क्या करता था, जो टैक्स का पैसा हमसे लेता था वही टैक्स के पैसे से हमारे ही सामान को खरीदता था, जैसे मसाला हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, खरीदता था। और वो सामान जाके कहाँ बेचता था, अपने देश ब्रिटेन में बेचता था, है ना। इससे इनको डबल प्रॉफिट हो गया। डबल प्रॉफिट किस रूप में हुआ, डबल प्रॉफिट इसको इस रूप में हुआ कि एक भी रुपया ये अपना जेब से नहीं लगाया, पहला बात ये हो गया। दूसरी बात, ये सस्ते दामों में खरीदता था, किसानों को डरा धमका के मार पीट के, नहीं देगा तो मारेंगे, इस प्रकार से। तीसरा चीज़, इनको प्रॉफिट मिल गया, अपना सस्ते दामों में खरीदा, महंगे दामों में जाके अपने देश में बेच दिया, है ना। तो तीन तीन फायदा इसके पास था, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक तो हमारा हो ही गया था, है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि शुरुआती दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अटैक किया था तो वो केवल और केवल एक ट्रेडर के रूप में आया था, है ना। कुछ सामानों को खरीदेंगे सस्ते दामों में और जाके अपने देश ब्रिटेन में बेचेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, यही उनका मकसद था, है ना। तो उस समय पे ये ट्रेड कैसे करता था, सोना चांदी से, है ना। अपने देश ब्रिटेन से सोना चांदी लेके आता था, हमारे लोगों को देता था, लो भाई भारत के लोग सोना चांदी ले लो, बदले में तुम अपना हमको मसाला, सिल्क, कॉटन ये सब दे दो, है ना। तो हम लोगों को उस समय पे बहुत फायदा हुआ, किस रूप में, सोना और चांदी के रूप में। लेकिन बाद में जो कुछ हमको वो सोना चांदी दिया खरीदने के रूप में, सारा कुछ बाद में वो धीरे 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 लेके चला गया। क्या छीन के लेके गया, नहीं छीना नहीं। देखो अंग्रेज ना बड़ा, मतलब हम बार बार कह रहे हैं, बड़ा चालाक आदमी था, है ना। वो इस प्रकार से भारत के लोगों को खोखला किया कि लोगों को लगा भी नहीं कि हमको ये लूट रहा है ना। लेकिन अंदर अंदर वो लूट रहा था। जैसे आपके घर के नीचे यदि चूहा बिल खोद दे तो क्या आपको मालूम चलेगा बिल खोद रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खोद रहा होता है वो। एक समय ऐसा आता है अचानक आपका घर नीचे गिर जाता है, वही था। ये इसका रूल करने का तरीका ऐसा था कि हमको लगता नहीं था कि ये इतना खतरनाक होगा, है ना। हमको लग नहीं रहा था कि ये बार बार हमको अंदर से एकदम मक्खी के जैसा ये चूस रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पता चला, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा भारत को कंगाल कर दिया, है ना। बाद में मालूम चला हम लोगों को। यदि शुरुआत में मालूम चल जाता कि अंग्रेज यहाँ पे लूटने के लिए आया है तो हम लोग खदेड़ के भगा नहीं देते, भगा देते। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को लगने लगा कि नहीं अच्छा आदमी है, ट्रेड करके वापस चला जाएगा, है ना, ये कंट्रोल अपना जमाने लगा। सोचो बड़ा चालाक आदमी था ये। तो उस समय पे ये सोना चांदी लेके आता था, हमारे सामानों को लेके जाता था, तो हमको अच्छा लग रहा था, हाँ कि अरे हमको सोना चांदी मिल रहा है भाई अपने सामानों के बदले में, है ना। लेकिन बाद में यही चीज़ उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया। टैक्स के रूप में वो अनाज, सोना, चांदी जो भी किसान इसको दे देता था ये ले लेता था, और बदले में वो सोना चांदी पूरा अपने देश, अपने फैमिली को पहुंचा देता था, अपने बाल बच्चे को वहाँ पर रखता था वो, है ना। चले, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, हाँ उसके बाद फाइनली दिस लीड टू अ डीप क्राइसिस इन दी बंगाल इकोनॉमी। और याद कीजिए हमने कहा था कि बंगाल में क्या आ गया था, क्राइसिस आ गया था, भुखमरी का सिचुएशन आ गया था। और हमने कहा भी था कि भुखमरी का सिचुएशन क्यों आया था, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि आखिर बंगाल में क्राइसिस क्यों आया था, यानी कि बंगाल में पैसे का कमी क्यों हुआ था। पैसे का कमी इस रूप में हुआ ना कि पहली बात तो लोगों का फसल अच्छा हो ना हो, अंग्रेजों को टैक्स से मतलब है। अब आप टैक्स कैसे दीजिएगा, हंस के दीजिएगा, रो के दीजिएगा, किसी से उधार लेके दीजिएगा, अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं था। उसको केवल और केवल मतलब था कि हमको टाइम पे टैक्स मिल जाना चाहिए, अब कहाँ से दीजिएगा हमको नहीं मतलब है ना। अब चूंकि किसानों के पास पैसा होता नहीं था तो किसान लोन लेके किसी से उधार लेके टैक्स पे करता था। अब वो जो टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा किसके पास गया, अंग्रेजों के पास गया, है ना। और वो टैक्स के पैसे से वो खरीदेगा सामान अपना, है ना, सस्ते दामों में वो भी। यहाँ तक कि किसानों का जो असली प्राइस होता था उसके सामानों का, वो भी उसको नहीं मिल पाता था, है ना। तो अब जो किसान अपना मेहनत, समय, पैसा कौड़ी सब लगा के अपना खेती बाड़ी किया है कि हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट के बदले उसको नुकसान ही हो जा रहा है, तो क्या वो और खेती करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। उनको जब फायदा ही नहीं हो पा रहा तो कहाँ से खेती होगा, है ना। इसीलिए आया था यहाँ पे भुखमरी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। आगे देखिए, और जब भुखमरी आया था तो यहाँ पे कितने लोग मारे गए थे, कहाँ गया 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ उस समय का बंगाल का कितना पॉपुलेशन, 1/3, यानी कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा खत्म। समझ रहे बात को, एक हिस्सा खत्म हो गया था केवल और केवल भुखमरी की वजह से। ठीक है, ये हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे नीड टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, सॉरी एग्रीकल्चर।
अब आपने ये समझ लिया कि अंग्रेज पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर को चूस रहा था, मतलब पूरा तरीके से उसको निचोड़ रहा था, है ना। टैक्स इतना ज़्यादा ज़्यादा ले रहा है, लोग दे नहीं पा रहा है। तो अब अंग्रेज को लगने लगा था कि लगातार हम इससे टैक्स ले रहे हैं और इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत के लोग हमारे खिलाफ बगावत कर दें, यानी कि आंदोलन कर दें, है ना, हम लोगों को मार पीट के बाहर खदेड़ना शुरू कर दें। तो अंग्रेजों को ये भी डर था, है ना। अंग्रेज भले ही पावरफुल कितना ही क्यों ना था, लेकिन फिर भी उनको ये डर बार बार सता रहा था, है ना, ये डर उसको सता रहा था। तो उनको लगा कि यार थोड़ा बहुत जो है ना, इतना पैसा लिए हैं तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के फील्ड में काम भी कर देना चाहिए, है ना। लेकिन काम करने का तरीका भी उसका चालाकी से था, एकदम चालाकी भरा था। चालाकी भरा कैसे था? उन्होंने क्या बनाया था, राजा को और तालुकदार को जमींदार बना दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा और तालुकदार को कहा कि राजा साहब और तालुकदार साहब, हम आपको क्या कर रहे हैं, जमींदार बना दे रहे हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। अब आप क्या कीजिएगा, आप इन तीनों जगह पर घूमिए, लोगों से टैक्स वसूलिए, और उस टैक्स से आपने कितना कमाया हमको उससे मतलब नहीं है। बस आप उस टैक्स के पैसे से हल्का फुल्का क्या कर दीजिएगा, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर दीजिएगा, है ना। और बस इतना फिक्स अमाउंट हमको लाके साल भर में या फिर महीने में लाके दे दीजिएगा। बाकी जो पैसा हुआ बचा वो पैसा आप अपना रख लीजिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा ना एग्रीकल्चर के फील्ड को आप इम्प्रूव करते रहिएगा, है ना। तभी तो हमारा काम चलेगा और आपका काम चलेगा। तो यहाँ पे बखूबी अपना काम किसने निभाया, तालुकदार और राजा ने निभाया। और यहाँ पे जो सबसे फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा हुआ किसको, तालुकदार और राजा को, यानी कि ज़मींदार को फ़ायदा हुआ। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, किसानों से मार के पीट के ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, और राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी को तो केवल उतना ही से मतलब है जितना उन्होंने परमानेंट फिक्स किया है। इसलिए तो उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, याद कीजिए, है ना। परमानेंट सेटलमेंट के तहत अंग्रेजों को उतना ही पैसा चाहिए जितना वो एक बार बोल दिया, उसके अलावा उसका पैसा नहीं चाहिए, है ना। जो पैसा बच गया टैक्स का वो सारा तालुकदार और राजा रख लेता था। कुछ वो अपना पैसा भी रखता था अपने पास, और कुछ पैसा वो अपना लोगों को देता था कि लो अपना ज़मीन सब सुधारो, एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से करो, है ना। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, उसके बाद फिर आज का जो हमारा टॉपिक है दी प्रॉब्लम। इसके बाद इसको पढ़ने से हम लोग ये सीखेंगे दी प्रॉब्लम वाले टॉपिक में कि आखिर किस प्रकार का समस्या आया। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदार लोगों को यानी कि राजा को और तालुकदार को राइट दे दिया कि आप टैक्स को वसूलिए, है ना। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, वो टैक्स को वसूल रहा होगा आराम से, लेकिन इतना आसान नहीं था। टैक्स वसूलना इतना आसान नहीं था, कुछ समस्या भी था उसके सामने। क्या समस्या था उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसी का टॉपिक का नाम है दी प्रॉब्लम। जानिए क्या लिखा हुआ है। दिस परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम। परमानेंट सेटलमेंट मतलब कौन सा एक्ट, जो अंग्रेजों ने लगा रखा था और कहा रखा था कि हमको बस इतना ही पैसा ला के आप साल भर में या फिर महीने में दे दीजिएगा, बाकी पैसा आप रखिए, है ना। चलिए, उससे 1 रुपया ना कम लेंगे ना ज़्यादा लेंगे। कौन कहता था? अंग्रेज कहता था। किसको? तालुकदार और राजा लोगों को। अब राजा लोग और तालुकदार लोग कितना लोगों से टैक्स ले रहा है ना ले रहा है, अंग्रेजों को उससे मतलब नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते फिर। तो परमानेंट सेटलमेंट प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ, प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स, है ना, प्लूरल। तो बहुत सारे समस्याएं थी परमानेंट सेटलमेंट को लेकर। क्या क्या समस्या था जानिए इसके बारे में। कंपनी ऑफिशियल्स डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वेयर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट जब अंग्रेजों ने लाया था एक्ट, तो अंग्रेजों ने राजा और तालुकदार को क्या कहा था? कहा था कि राजा साहब और तालुकदार साहब, आप हमको मात्र इतना ही पैसा ला के दीजिएगा। हो सकता है कि अंग्रेज 10,000, 20,000, 50,000 उस समय पे रखा होगा अपना प्राइस, है ना। बस इतना पैसा ला के दे दीजिएगा, जो पैसा बचेगा वो आप रख लीजिएगा। लेकिन हाँ, रखे हुए पैसे से आपको क्या करना है, खेती में भी थोड़ा सा लगाना है ना। जिस इंसान के पास पैसे नहीं है उसको पैसे देना है, लो भाई खेती करो, है ना, पैसे देना है। लेकिन ये जो काम है ना, अच्छे तरीके से तालुकदार और राजा लोग निभा नहीं रहा था, निभा रहा था, लेकिन लोग मतलब कि एग्रीकल्चर को वो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा था। क्योंकि देखो, ये ना बहुत पैसा मार रहा था। कौन? तालुकदार और राजा। अब ज़रा सोचो, आपके पास खुद पैसा आएगा तो क्या आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कहीं पे खर्च करना चाहेंगे? आप उसको बचा के रखना चाहेंगे, है ना। तो जब पैसा इसके पास आया ना, इसका माथा फिर गया। इनको लगा कि बेकार का पैसा हमारे पास आया है, फालतू का ही पैसा तो था ये,
क्या यहाँ पे कोई पे किसी प्रकार का राजा और तालुकदार कोई मेहनत कर रहा है क्या? नहीं, बल्कि लोगों के पास जा रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, टैक्स वसूल रहा है बल्कि, है ना? तो उनको लग रहा था कि हमारे पास ये पैसा लगातार इतना आ रहा है, तो क्यों पैसे को फालतू में बर्बाद किया जाए, है ना? जब एग्रीकल्चर से पैसा आ ही रहा है तो क्या ज़रूरत है एग्रीकल्चर को सुधारने का? लेकिन हाँ, यही आप याद रखिएगा कि सारा का सारा पैसा वो खुद नहीं रखता था, कुछ कुछ हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में लगाता था, लेकिन जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगाता था। तो अंग्रेजों को मालूम चल गया, अंग्रेजों को मालूम चल गया कि ये जो जमींदार लोग हैं ना, यानी कि तालुकदार और जो राजा लोग हैं, ये एग्रीकल्चर में पैसा को इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लोगों को पैसा दे ही नहीं रहा है खेती करने के लिए, है ना? ये बात मालूम चल गया किसको? अंग्रेजों को। अब जब अंग्रेजों को मालूम चल गया तो हुआ क्या, देखिए। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड बाय द कंपनी वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। लेकिन जानते हो एक चीज़ यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये था ना कि जो परमानेंट पैसा फिक्स किया था ना अंग्रेजों ने कि राजा साहब और तालुकदार साहब हमको बस इतना पैसा ला के दे दीजिएगा, वो पैसा हल्का फल्का नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा था। अब सोचो जब बहुत ज़्यादा पैसा है तो ज़मींदार लोगों को यानी कि तालुकदार और राजा को लोगों से कितना पैसा लाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पैसा लेगा तभी वो बहुत ज़्यादा पैसा अंग्रेजों को दे पाएगा, है ना? अब एक बात ज़रा सोच के बताइए आप लोग, ठीक है कि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा पैसा देना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा वसूल भी करना है किसानों से, है ना? लेकिन किसान आपको पैसा तभी दे पाएगा ना जब उसके पास पैसा होगा, तभी दे पाएगा ना, जब है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा, है ना? तो यहाँ पे समस्या था किसके साथ? किसानों के साथ, है ना? किसानों के साथ साथ जमींदारों के पास भी समस्या था, यानी कि तालुकदार और राजा के पास भी समस्या था। देखिए जब भी हम जमींदार बोलेंगे ना, आपको क्या समझना है? तालुकदार और राजा, ठीक है? तो दोनों के पास समस्या था। समस्या क्या था? समस्या ये था, किसानों के पास समस्या ये था कि यदि हम पैसा नहीं देंगे तो ज़मींदार हमको मारेगा, पीटेगा, है ना? और ज़मींदार को समस्या ये था कि यदि हम पैसा जितना अंग्रेज़ों ने कहा है उतना पैसा दिए, हम अंग्रेज़ को नहीं दिए तो हो सकता है कि हमको नौकरी से हटा दे। तो दोनों का समस्या था यहाँ पे, दोनों के पास प्रॉब्लम था। उसके बाद एनी जमींदार हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। सोचो जो भी जमींदार उतने पैसे को देने में असक्षम हो जाता था जितना कि अंग्रेजों ने कहा था, उनको अंग्रेज निकाल देता था, कहता था कि जाइए आपसे जो है ना जमींदारी नहीं संभल रहा है, ये मौका हम किसी और को देंगे। समझ रहे बात को? तो जो जमींदार उतना पैसा नहीं दे पाता था अंग्रेजों को जितना वो कहता था, उसको कहता था कि जाइए अब अपना घर में आराम कीजिए, है ना? किसी दूसरे को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अच्छा यहाँ पे मकसद क्या था अंग्रेजों का? मकसद ये था कि हमको मतलब नहीं है आपको पैसा कैसे लेना है किसानों से, बस इतना पैसा मेरे पास पहुँच जाना चाहिए। अब कैसे लीजिएगा? मार के लीजिए, पीट के लीजिए, ज़मीन हड़प के लीजिए, उसको जान मार दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, बस पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है ना? ये बड़ा एकदम खतरनाक तरीका था अंग्रेजों का, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। न्यूमरस जमींदार्स वेयर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ऑक्शन वर्ड आपने सुना होगा, कहीं आपने मूवी में देखा होगा, नीलामी लगता है बिल्डिंग का, कंपनी का, है ना? 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। हाँ, आईपीएल वाला सबसे अच्छा तरीका है ना? आईपीएल वाला, आईपीएल में क्या होता है, प्लेयर के ऊपर बोली लगता है ना? विराट कोहली 10 करोड़, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, 10 करोड़ 3 बोलने से पहले भी कोई बोल दिया 12 करोड़ 15 करोड़ तो उसका दाम और ऊपर जाता है। और लास्ट में मान लीजिए कोई आदमी है जो कि बोल दिया 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। जैसे 100 करोड़ 3 बोल दिया, विराट कोहली का प्राइस फिक्स हो गया कि विराट कोहली को कितना देना पड़ेगा? 100 करोड़ देना पड़ेगा। यही होता है बोली का तरीका, आपने मूवी में भी इसको देखा होगा, है ना? तो यहाँ पे ना जमींदार लोगों का बोली लगता था। जैसे मान लो कोई जमींदार अच्छे से काम नहीं किया तो वहाँ का जमींदारी का पोस्ट खाली हो गया, है ना? तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अलग अलग राजा लोगों को बैठाते थे, अलग अलग तालुकदार लोगों को बैठाते थे और कहते थे कि जमींदार मतलब कि किन किन लोगों को जमींदारी का पोस्ट चाहिए। तो लोग हाथ उठाता था, राजा अंग्रेज साहब हमको चाहिए। तो ये कहता था कि 20 लाख लेंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए, 20 लाख तो समय पे नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए चलो 20,000 मान लो, 20,000 1, 20,000 2, 20,000 3, ऐसे कौन करता था? अंग्रेज करता था। और जो राजा बोल दिया लास्ट बार, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया राजा मोहित, मान लीजिए किसी का नाम है राजा मोहित,
तो राजा मोहित ने कहा अंग्रेजों को कि अंग्रेज साहब 20,000, तो बोलेगा 20,001, 20,002, 20,003, कोई नहीं बोला। तो अब वो जमींदारी वाला राइट किसको मिल जाएगा? राजा मोहित को मिल जाएगा। तो अब जमींदारी का सिस्टम कौन संभालेगा? मोहित संभालेगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चलता था, ऑक्शन होता था, यहाँ पे बोली चलता था, सोचो, है ना। जो अच्छा काम करेगा वो जमींदार के पोस्ट पे रहेगा, सीधा सा नियम था। जो नहीं करेगा उसको जमींदार के पोस्ट से हटा दिया जाएगा, किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा, है ना। ये सिस्टम था उस समय पे। तो ये चीज़ चलता था उस समय पे। जिसको भी राजा बनने का मन था वो वहाँ पे उसके सभा में आते थे, अंग्रेजों के सभा में, अब बोलते थे कि अंग्रेज साहब हमको जमींदार बनना है ना, हम आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। तो ऐसा उस समय पे चलता था। आगे लेटर, लेकिन बहुत अच्छा एक बात बताइए ज़रा सोच के थोड़ा सा, कि ठीक है एग्रीकल्चर किसानों का अच्छा नहीं हो रहा है, फसल अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या हमेशा अच्छा नहीं होगा? क्या कभी कभी तो अच्छा होगा, है ना। हमेशा कभी भी लगातार ऐसा नहीं होता कि हमेशा फसल बर्बाद हो जाए, कभी ना कभी तो फसल अच्छा होता ही है। तो अब क्या हुआ, लेटर द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जैसे जैसे हमारा समय बीता वैसे वैसे खेती क्या होने लगा, लोगों का अच्छा होने लगा। और जब खेती अच्छा होगा तो उसके सामानों का मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसान हैं, हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है और हमारा खेती बहुत अच्छा होगा, तो वैसी बात है कि मेरा अनाज अच्छा होगा, है ना, दिखेगा, चमकदार होगा, साइन मारेगा वो, है ना, और उसका दाम भी मार्केट में अच्छा खासा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे था कि जैसे जैसे हमारा खेती आगे बढ़ रहा था, अब वैसे वैसे मार्केट में उस प्राइस, ग्रेन का प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, आगे ड्यू टू दिस द इनकम ऑफ द जमींदार्स वेयर इंक्रीज्ड but no gain for the company because it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर जो है ना सुधर रहा था, मतलब कि किसान लोग अपने एग्रीकल्चर को सुधार रहे थे, अपने से थोड़ा बहुत उस पर काम चल रहा था, है ना। या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जमींदार लोग थोड़ा बहुत किसको पैसा दे रहे होंगे, किसान लोगों को, लो भाई पैसा लो, अपने खेती को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा यदि खेती अच्छा होगा तो हमको तुमसे क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, और वो टैक्स अंग्रेज को हम जाके दे देंगे जितना वो कहा है, और जो बचेगा वो मेरा बचेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा यदि किसी को डर रहता था ना, तो वो डर रहता था जमींदार को। उनको मालूम था यदि अंग्रेज को हम पैसा नहीं दिए जितना वो मांगा है तो हमको पोस्ट से हटा देगा। तो ये बेचारा करता क्या था, बेचारा ये करता ये था कि छोटे मोटे किसानों को, जिनके पास के पैसा नहीं है, जो खेती नहीं कर सकता है, जो टैक्स नहीं दे सकता है, उनको पैसा दे देता था, लो भाई टैक्स पैसा लो मेरे से और तुम बदले में खेती करो, और जब खेती हो जाएगा ना तो लास्ट में हमको क्या कर देना, टैक्स अपना दे देना। और ये भी चालाक आदमी था जमींदार लोग, टैक्स दबा के लेता था, है ना, टैक्स दबा के लेता था। और दबा के टैक्स लेने के बाद एक दिन रात में वो बैठता होगा, सारा पैसा इकट्ठा करके गिनता होगा, और जितना अंग्रेजों को चाहिए, जितना उन्होंने कहा है, उसके पैसे को अलग करता होगा, और जितना बचा उसका वो अपना इनकम हुआ, है ना। तो ज़मींदार का यहाँ पे दो इनकम था, एक तो जो वो हाथ मार के बचाता था, पहला वो हो गया, और दूसरा अंग्रेज इनको अलग से पेमेंट भी करता था। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया तो जाइए जितना बचेगा आप ही का होगा, नहीं, पेमेंट भी उसको करता होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि ज़मींदार लोगों के पास 1 रुपया नहीं बचता था, है ना, तो उसको पेमेंट मिलता था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा था, यहाँ पे फ़ायदा हो रहा था ज़मींदार लोगों को, लेकिन अंग्रेज़ों को ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, है ना। ये ज़मींदार लोग जो है ना, फसल अच्छा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, फसल अच्छा हुआ तो हर एक किसान अच्छा से टैक्स देगा, है ना, भरपूर टैक्स देगा, समझ रहे बात को। अब जब टैक्स दे रहा है तो किसानों के हिसाब से जो टैक्स मिला ज़मींदार लोगों को वो तो मिल गया, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को तो उतना ही चाहिए ना जितना वो फिक्स करके रखा है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत। अब जो पैसा बचा वो हाथ मार लेता था ज़मींदार लोग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात जो है ना खटक रहा था किसको, अंग्रेजों को, कि यार ये कैसा हम नियम ला दिए हैं, हमसे ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़मींदार लोग कमा ले रहा है ना। इसी चीज़ को हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके बदले में क्या नियम कानून दूसरा लाया गया, है ना। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथ यदि कोई मार रहा था तो वो था ज़मींदार लोग, और अंग्रेज लोगों के यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जितना उनको पैसा पहुँचना था उसको टाइम टू टाइम पैसा पहुँच जा रहा था, है ना, क्योंकि वो परमानेंट फिक्स था। और आपने पढ़ा है पिछले क्लास में परमानेंट सेटलमेंट में कि वो पैसा आगे में बढ़ा नहीं सकता था, है ना, वो फिक्स था। आगे बढ़ते हैं। नाउ द जमींदार्स डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब जरा सोचो, अच्छी तरीके से बरसात हो रहा है, अच्छी तरीके से फसल हो रहा है, तो क्या
ज़मींदार लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा खेती में? नहीं करना चाहेगा। जब मालूम है कि खेती अच्छी तरीके से हो ही रहा है, टैक्स अच्छी तरीके से मिल ही रहा है, किसान अपना खुशहाली का जीवन जी ही रहा है, तो वो क्यों पैसा बर्बाद करेगा? क्यों लोगों को पैसा देगा कि लो भाई पैसा लो और पैसा लो और खेती करो? नहीं देगा कभी वो। तो वो अब ज़मींदार लोग कभी भी पैसे नहीं लगा रहे थे किसमें? खेती को इम्प्रूव करने में। तो जो पैसा बचता था वो सारा पैसा उसका अपना होता था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड दिस सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। लेकिन यहाँ से हुआ क्या? यहाँ से ये हो गया कि किसानों को लगने लगा कि यार ज़मींदार 1 रुपया देता नहीं है, बदले में टैक्स ये अंधाधुंध ले लेता है मार पीट के, है ना। तो जमीन गाँव के लोगों को, किसानों को लगने लगा कि ये तरीका ठीक नहीं है, जो सिस्टम है बहुत ही ऑपरेसिव है, मतलब कि बहुत ही दबाने वाला है। हम लोग को कह सकते हैं कि गलत तरीके से हम लोग से पैसा लिया जा रहा है, बदले में 1 रुपया देता नहीं है खेती करने के लिए। ठीक है, इस बार अच्छा मेरा फसल हुआ है तो कम से कम कुछ भी तो देना चाहिए, 100-150 रुपया कुछ भी दे दीजिए, खेत का पटवन कर लेंगे, बीज अच्छा सा खरीद लेंगे। ऐसा कुछ भी करता नहीं था कौन? जमींदार लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। अब देखिए होता क्या था, किसान लोगों को जो रेंट देना पड़ता था अपने ज़मीनों के बदले में, रेंट मतलब टैक्स जो देना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ही हाई था। इसके साथ ही साथ उसके ज़मीन पे उसका अधिकार सिक्योर नहीं था। मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पास 5 बीघा ज़मीन है, तो वो 5 बीघा ज़मीन हमेशा उसके पास ही रहेगा, उसका ही रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं था। छीन भी लिया जाता था ज़मींदार लोगों के द्वारा। हाँ, टैक्स नहीं दिया, मान लीजिए कोई किसान, उसके पास 5 बीघा ज़मीन है और वो टैक्स देने से मना कर दिया, तो 5 बीघा ज़मीन आपका गया। कौन छीन लेता था? ज़मींदार लोग, है ना। ज़मीन वो छीन के किसी और को दे दिया, उसके बदले वो पैसा ले लिया, वो बेच दिया, है ना। तो लोगों को वहाँ पे ज़मीन से भी अपना हाथ धोना पड़ता था। ठीक है, तो चुपचाप इसके पास एक ही रास्ता था कि भाई जब ज़मींदार लोग आए तो चुपचाप उसको अपना टैक्स निकाल के दे दो, है ना। यदि कुछ भी उल्टा सीधा किया तो ज़मीन भी जाएगा और फिर जिंदा मर जाओगे तुम लोग भूख से, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद टू पे द रेंट कल्टीवेटर हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब मालूम है आपको कि किसी भी हालत में किसानों को लोन चुकाना है, चाहे फसल अच्छा हो चाहे बुरा हो। फसल अच्छा होता था तब तो आसान तरीके से वो लोग टैक्स अपना पे कर देता था, लेकिन जिस बार फसल खराब हुआ उस बार उसका हालत ख़राब हो जाता था। लेकिन टैक्स तो देना है ना, अंग्रेज तो रहम नहीं खाएगा कभी, टैक्स उसको देना है। तो वो टैक्स देने के लिए करता क्या था, मनी लेंडर से पैसे उधार ले लेता था लोन पे। ऐसे देखो, ऐसे गांव में ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत अमीर होते हैं, है ना, जो कि ज़रूरत पड़ने पे लोगों को पैसा उधारी में देते हैं, बदले में वो कुछ इंटरेस्ट लेता है। जैसे मान लीजिए वो 1000 रुपया दिया तो बदले में वो कितना मांगेगा, 1000-200 रुपया मांग लेगा, 200 रुपया उसका मुनाफा, है ना, ऐसा पैसा मांग लेगा। तो वो किसान लोग मनी लेंडर से, यानी कि जो पैसे उधार पे देते हैं उनसे वो लोग पैसे लेते थे, है ना, ताकि उनको रेंट चुकाना पड़ता था, क्योंकि डर था ना भाई, यदि रेंट नहीं दिए तो हमारा ज़मीन भी हाथ से जा सकता है। उसके बाद एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वाज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड। और जैसे मान लीजिए किसी भी कारणवश से वो अंग्रेजों को, यानी कि ज़मींदार लोगों को वो टैक्स नहीं दे पाया, मान लीजिए नहीं दे पाया, है ना, किसी भी कारण से, तो उनके ज़मीन को हड़प लिया जाता था और उसको वहाँ से हटा दिया जाता था। बोलता था तुम निकलो गाँव से, तुमको रहने का यहाँ कोई अधिकार है ही नहीं। तो ये तरीका था उस समय पे, सोचो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने ये चीज़ समझ लिया। अब यहाँ पे अ न्यू सिस्टम इज रिवाइज्ड। अब जो है ना, धीरे धीरे अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि यार जो भी पैसा आ रहा है ना हमारे पास वो कम आ रहा है, बीच में हाथ मार ले रहा है कौन? ज़मींदार लोग, है ना। हम तो परमानेंट अपना फिक्स कर दिया है पैसा, इतना चुपचाप ला के हमको ये दे देता है, और जो बचता है ये अपना हाथ मार लेता है। ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है। तो अंग्रेज 1 रुपया छोड़ना नहीं चाहते थे वो, है ना। तो बोला रुको थोड़ा, सिस्टम लाते हैं दूसरा वाला, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। तो एक नया सिस्टम लाया गया। वो नया सिस्टम क्या था इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट आपको? चलिए मिलते हैं फिर हम अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।